Hey guys, this is AP. Welcome back to my YouTube channel AP Sir English. फ्रेंड्स, जैसा मैंने वादा किया था कि हम लोग CGL 2020 के जितने भी पेपर हैं जो 2021 में हुए थे हम लोग यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो आज से वही सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 21 सेट हैं और हम कोशिश करेंगे कि डेली कम से कम 2 सेट तो हो ही जाएँ, और 2 से ज़्यादा हो जाते तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 सेट तो हम लोग सॉल्व ही करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है कि आप वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सुनने के लिए ही बोलूँगा, क्योंकि मैं लिख के तो कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आप उसे सुनिएगा ढंग से, और अगर आपको कोई चीज़ नोट करना है तो कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा, अगर आप इसकी PDF लेना चाहेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ पर हो जाएगी। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। एक और पॉइंट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन कर लिया करिए और कमेंट भी किया करिए। दूसरे लोगों को भी बताइए कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए जाते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़, और हम इसके 21 सेट जो हैं वो पूरे सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखेंगे कोई और ईयर का। बशर्ते आप ढंग से सुनते रहिएगा चीज़ों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दे रखा है, उसका हमें एंटेनम फाइंड करना है। एंटेनम का मतलब होता है उसका अपोजिट वर्ड क्या है। जैसे सीज वर्ड दे रखा है, अब सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है हथिया लेना, जब्त करना कोई चीज़ को। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में स्नैच दे रखा है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। कैच इसका सिनोनिम हो जाएगा। ग्रैब जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है इसका सिनोनिम हो जाएगा। इन सब का मतलब होता है कैच कर लेना, हथिया लेना, जब्त कर लेना। एक ईडियम आती है, ले वंस हैंड्स ऑन, किसी चीज़ पर अपना हाथ रख देना, उसे बोलते नहीं है हथिया लेना। ग्रिप होता है वो एक वर्ड, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्फिस्केट आपने वर्ड सुन रखा होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, CONFISCATE, कॉन्फिस्केट। इम्पाउंड वर्ड होता है एक, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। किसका? सीज का, इम्पाउंड। कमांडियर वर्ड आपने सुना होगा, कमांडियर वही कमांड वाला कमांडियर, COMMANDEER, कमांडियर। सिक्वेस्टर आपने वर्ड सुना होगा, सिक्वेस्टर से बना है सिक्वेस्टरेटर। तो आपने सिक्वेस्टर का मतलब वही कैच करना, सीज करना, कॉन्फिस्केट करना, जब्त करना, वो सब सिनोनिम हो जाएंगे। सिक्वेस्टर की स्पेलिंग में बोल दे रहा हूँ, SEQUESTER, सिक्वेस्टर। तो ये जितने भी मैंने वर्ड्स बोले ये सारे के सारे सीज वर्ड के सिनोनिम हैं। सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, हथिया लेना। तो अब इसका एंटोनिम हमें फाइंड करना है। एंटोनिम जो हमारे पास यहाँ पर होगा वो लूजन होगा। लूजन जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी राइट ओवर हेयर। वाई? लूज आपको पता है लूज एडजेक्टिव होता है, लूज LOOS वाला लूज, तो इसी एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडजेक्टिव जब होता है तो इसका मतलब होता है ढीला, LOOSE, लूज जो एडजेक्टिव बनता है इसका मतलब होता है ढीला, कपड़ों के लिए यूज किया जाता है, कपड़े ढीले हैं, लूज है, तो ये एडजेक्टिव है। और उसी से वर्ब बन गई लूजन। बहुत सारे एडजेक्टिव हैं उनसे वर्ब बन जाती है लूजन, जैसे लूज से लूजन बन गई, इस टाइप से। तो लूजन इज गोइंग टू बी राइट आंसर ओवर हेयर। सीज का एंटोनिम लूजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। उम्मीद है सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नोट करना है तो कॉपी पेन लेके जरूर से नोट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व किया करिए कि क्योंकि वहाँ से आपको पैटर्न पता चल जाता है कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें उनको हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगेन कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इन 4 ऑप्शन में एक ऐसा वर्ड दे रखा होगा जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया होगा, उसी को आपको बताना है। क्रिएचर, आपको पता है क्रिएचर की स्पेलिंग सही होती है, जो प्राणी होते हैं क्रिएचर होती है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं क्रिएचर, तो क्रिएचर की स्पेलिंग सही है। स्पेसिफाइड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। डिक्रीज की स्पेलिंग भी सही है बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो दे रखा है पीसफुल, ये गलत स्पेलिंग है, क्योंकि आपको पता है ये पीसफुल, पीस जो वर्ड दे रखा है ये टुकड़े वाला दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो होना चाहिए वो शांति वाला पीसफुल होना चाहिए। तो पीसफुल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PEACE, आई रिपीट, PEACEFUL, पीसफुल, शांतिपूर्ण, उसे हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर रॉन्ग था।
वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बहुत आसान है, ऑप्शन तो सारे दे रखे हैं, मैं बताऊँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है एक्चुअल में, वो रीज़न जानना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर आते सबको है, तुक्का लगा के भी लोग कुछ आंसर मार देते हैं, लेकिन वो रीज़न नहीं पता होता कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो रीज़न ही मैं बता रहा हूँ, बाकी आप तो जानते ही हैं, यहाँ पर आंसर दे रखे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। तो रीज़न क्या है इसका, इस आंसर देने का या कोई आंसर देने का रीज़न क्या है, या कोई आंसर ना देने का रीज़न क्या है, तो वो मैं रीज़न बताऊंगा आपको, वो आप उसे ढंग से सुनते रहिएगा चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड आपने बताया ना अभी, पीस, वो जो पीस टुकड़े वाला होता है, भाग वाला, हिस्सा वाला, उसकी स्पेलिंग होती है PIECE, जो यहाँ पर लिखा है, यही एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब कि उसका अपोजिट वर्ड, एक वर्ड दे रखा है उसका अपोजिट बताना है। ग्रेजुअल, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेजुअल? अब ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक। हैपनिंग स्लोली इवनली, मतलब कोई चीज़ हो रही है लेकिन आराम और सीधे तरीके से हो रही है, बट धीरे धीरे स्लोली स्लोली हो रही है, तो उसका हमें एंटोनिम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है स्लो, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। रेगुलर, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। जेंटल, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों तो इसके सिनोनिम दे रखे हैं। आगे और सिनोनिम देख लेते हैं, जैसे मॉडरेट आ जाए, मॉडरेट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। अनहरीड आ जाए, अनहरीड, हरी मीन्स होता है जल्दी, अनहरीड मतलब कि धीरे धीरे, अनहरीड आ जाए। जेंटल आ जाए, इजी आ जाए, स्लाइट आ जाए, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम एब्रप्ट हो जाएगा। एब्रप्ट मीन्स कोई चीज़ अचानक से, एब्रप्ट हो जाए अचानक से, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये मुझे याद आ रहा है, एक किसी दूसरे एग्ज़ाम में ग्रेजुअल की जो एंटोनिम पूछा गया था वहाँ पर इंटरमिटेंट दे रखा था। आई रिपीट, किसी दूसरे एग्ज़ाम में, SSC का ही कोई एग्ज़ाम था, जो चाहे CHSL का हो या MTS का, उसमें ग्रेजुअल का जो एंटोनिम दिया गया था वो इंटरमिटेंट भी दिया गया था। तो बिल्कुल हो जाएगा, इंटरमिटेंट भी हो जाएगा। इंटरमिटेंट बोलते हैं ना, रुक रुक कर होना कुछ, उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट। जैसे बारिश रुक रुक कर हो रही है, लगातार हो रही है लेकिन रुक रुक कर हो रही है, उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? INTERMITTENT, इंटरमिटेंट। कैसा पेपर लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे लोगों को भी बताइए और सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़, ऐसा करिए आप, इतनी आप हेल्प करें हमें। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक ऐसा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है जो पैसिव वॉइस बताए। अब देखिए, बेहद आसान तरीका है, क्या बताता हूँ। द इन्विजिलेटर इज़ एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स, बस इतना ही उठाना है, क्योंकि नॉट टू कैरी हमारा इन्फिनिटिव केस हो जाएगा वहाँ से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना ही हमें देखना है। तो इन्विजिलेटर इज़ एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स क्या है? सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव बनता है बीइंग से बनता है। अब हमें पता है बीइंग वाला उठा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में बीइंग नहीं है, वर एडवाइज्ड है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में है बीन, गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 में वर एडवाइज्ड दे रखा है, गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 हमें कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन देख के हम आंसर मार सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। द इन्विजिलेटर इज़ एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स, द इन्विजिलेटर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज़ क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। एडवाइजिंग क्या हो जाएगी? मेन वर्ब है। एडवाइजिंग ट्रांसिटिव वर्ब है, एडवाइज, तो एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमें पता है जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाता है। स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर बीइंग एडवाइज्ड, आर बीइंग एडवाइज्ड किस में? देखिए सेकंड में। ये भी एक तरीका है पेपर सॉल्व करने का, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं अब बता रहा हूँ, ये वाला है ना। तो इसे आप अमल करिएगा, एग्जीक्यूट करिएगा आप इसे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर, क्योंकि इसके अलावा कोई सारे ऑप्शन जो हैं वो सारे के सारे गलत दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं देखना है इसमें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन सिनोनिम फाइंड करना है हमें। सिनोनिम मतलब कि के जैसा। रेशीम, आपने वर्ड सुना रखा होगा, रेशीम मीन्स क्या होता है? रेजीम इसे कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे रेशीम पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। रेजीम भी सही है। रेजीम मीन्स होता है शासन, शासन जैसे बोलते हैं बागडोर, शासन हो जाएगा रेजीम। अच्छा, एक्चुअल में जो REG वर्ड दे रखा है रेज, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है टेरिटरी, एक क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, उसे बोलते हैं रेजीम। इससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, रेजिसाइड बन सकता है, रेजीम बन सकता है, रूल बन सकता है, रेन बन सकता है, इस टाइप से।
तो ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे, रूट वर्ड हो जाएगा। रेजिसाइड मतलब कि राजा की हत्या, किंग की हत्या, द किलिंग ऑफ किंग और क्वीन, उसे रेजिसाइड बोलते हैं। तो रेजिसाइड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सिनोनिम हमें फाइंड करना है। देख लेते हैं, जैसे रूल दे रखा है, रूल इसका सिनोनिम है, बिल्कुल सिनोनिम है, क्योंकि रूल का मतलब भी होता है शासन करना, रेजिम का भी मतलब होता है शासन करना। गवर्नमेंट इसका सिनोनिम हो सकता है, मैनेजमेंट इसका सिनोनिम हो सकता है, रेजिमेंट इसका सिनोनिम हो सकता है, ज्यूरिसडिक्शन इसका सिनोनिम हो सकता है। अब बाकी वर्ड देख लेते हैं। कंट्री का मतलब क्या होता है? कंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्री? कंट्री किससे कहते हो आप? कंट्री अ पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ बाउंड्रीज, एक लैंड का एक हिस्सा जिसकी अपनी बाउंड्री हो। जैसे मैं बोलूँ इंडिया, तो इंडिया एक हिस्सा है, ज़मीन का एक हिस्सा है जिसकी अपनी बाउंड्री है। इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक, यानी इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री तक का जो हिस्सा है वो भारत कहा जाएगा। उसे बोलते हैं कंट्री, उसे बोलते हैं देश, नेशन। तो कंट्री क्या कहोगे आप? कंट्री की डेफिनेशन होती है अ पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ बाउंड्रीज। दूसरा टेरिटरी, ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? राज्य क्षेत्र जिसे बोलते हो, टेरिटरी, यानी कि एन एरिया ऑफ लैंड दैट बिलोंग्स टू वन कंट्री। एक कंट्री या एक राज्य का जो एरिया होता है, जो बिलोंग करता है, उसे बोलते हैं टेरिटरी, बोलते हैं ना टेरिटरी, क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो एन एरिया ऑफ लैंड दैट बिलोंग्स टू वन कंट्री, उसे बोलते हैं टेरिटरी। स्पेस तो जानते ही हो, जगह को बोलते हैं। तो रेजिम का शासन, यानी रेजिम का सिनोनिम हो जाएगा रूल करना, रूल करना, रेजिम करना, रूल करना। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन हमें सिनोनिम फाइंड करना है जेनेरिक का। व्हाट डू मीन बाय जेनेरिक? जेनेरिक, जेनरिक यानी जन से बना है, जेनरिक मतलब कि जनरल, कोई चीज़ जनरल हो, जो सभी के लिए हो, यूनिवर्सल हो, जो सभी के लिए हो। अच्छा, जेनेरिक जो वर्ड है बेसिकली पॉपुलर है ड्रग्स के साथ, जेनेरिक ड्रग्स होते हैं। जैसे कि डिस्टेंट एरियाज़ में जो आपके मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर जेनेरिक ड्रग्स बेचे जाते हैं कम दामों में। जो दवाएं होती हैं ना, लोकल दवाएं जैसे बोलते हो, जेनेरिक ड्रग्स वो होते हैं, वहाँ पर बेचे जाते हैं। डिस्टेंट एरियाज़ हो गए, रूरल एरियाज़ हो गए, वहाँ पर भी ऐसे जेनेरिक ड्रग्स बेचे जाते हैं। तो जेनेरिक मीन्स होता है ना जनरल, सभी के लिए जैसे बोलते हो, सामान, इन जनरल जैसे बोल सकते हो। कॉमन बोल सकते हो, इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉमन, हो जाएगा इन जनरल, हो जाएगा यूनिवर्सल, हो जाएगा यूनिवर्सल, इसका सिनोनिम नहीं, यूनिवर्सल मतलब सभी के लिए। नॉन स्पेसिफिक जिसे बोल सकते हो आप जेनेरिक, कॉम्प्रहेंसिव जिसे बोल सकते हो जेनेरिक, इस टाइप से इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डेफिनेट समझते हो ना, पर्टिकुलर हो जाएगा, डेफिनेट इसका सिनोनिम नहीं हो सकता है। प्रिसाइज मीन्स होता है संक्षिप्त में कुछ करना। स्पेसिफिक जानते हो, डेफिनेट, स्पेसिफिक, ये सिनोनिम इसके नहीं हो सकते हैं। सो जेनेरिक का ऑप्शन सिनोनिम जो हो जाएगा यूनिवर्सल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम की मीनिंग हमें बतानी है। रेज द बार, व्हाट डू मीन बाय रेज द बार? एक बार है, यानी बार मतलब ना पैमाना जिसे बोलते हो, उसे बढ़ाना। तो रेज द बार का मतलब क्या हो जाएगा? टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा देना, उसे बोलते हैं रेज द बार। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू सेट हायर गोल्स, मतलब ऊंचे गोल्स प्राप्त करना। जैसे मतलब ऊंचा गोल प्राप्त करना। जैसे मैं आपको टारगेट रखा है आपने सीजीएल का, तो उसे एक ऊंचा गोल है, उसे आप प्राप्त करो, रेज द बार। या फिर बोलते नहीं, अगर आप ऑफिसर बनने के लायक हो तो अपने बार को रेज करो, आप उसे तैयार करो, आप उसे वो बनो। तो टू रेज द बार इसे बोलते हैं ना, रेज द बार, टू सेट हायर गोल्स। रेज से एक और वर्ड हमें ईडियम याद आ रहा है, आप सुनिएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, रेज द बार जैसे आया है, ऐसे ही लोअर द बार एक बार पूछा गया था। जैसे रेज द बार आया है इस बार ईडियम में, वैसे एक बार किसी सेंटेंस में, किसी एग्जाम में लोअर द बार पूछा गया था। लोअर द बार, अब आपको पता है लोअर द बार मतलब वही हो जाएगा, टू लोअर द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की लोअर करना, उसे बोलते हैं लोअर द बार। रेज से मैंने बताया ना, एक ईडियम मुझे याद आ रहा है, रेज वंस हैकल्स, रेज वंस हैकल्स। वंस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पजेसिव केस में, रेज वंस हैकल्स मतलब क्या हो जाएगा? रेज वंस हैकल्स मतलब टू इरिटेट समवन, टू एनॉय समवन। ये पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। रेज वंस हैकल्स, HACKLES इसे बोलते हैं हैकल्स, टू इरिटेट समवन, टू एनॉय समवन। ऐसे ही रेज द वाइट फ्लैग, आपने सुना होगा, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। रेज द वाइट फ्लैग, वाइट यानी सफ़ेद वाला वाइट, और फ्लैग मीन्स झंडा। तो आप सफ़ेद झंडा कब उठाते हो? जब आप सरेंडर कर देते हो, है ना,
ये इंडिकेशन होता है सरेंडर का, डिफीट का, हार का, सरेंडर का इंडिकेशन होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू इंडिकेट वंस सरेंडर या डिफीट। इसके लिए ईडियम क्या है, रेज द वाइट फ्लैग। एक और ईडियम आपको कॉमन यूज करते हो, रेज वंस आईब्रोज, रेज वंस आईब्रोज, आईब्रोज ये वाले आईब्रोज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सरप्राइज। आपके आईब्रोज कब ऊंचे उठ जाते हैं, जब आप कोई चीज़ सरप्राइज हो जाओ उस टाइप में, तो वो सरप्राइज के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. चार पार्ट में दे रखा है और उस पार्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो। Had you not reached in time, we will have lost our lives. तो इस सेंटेंस को देखिएगा, Had you not reached in time जो है ये हमारा क्या है, इफ़ क्लॉज है यानी कंडीशनल क्लॉज है, ये हमारा कंडीशनल है, जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स जो है हमारी मेन क्लॉज है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट के अनरियल सिचुएशन को, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बताता है, और इसके लिए पास्ट के सब्जेंटिव मोड की वर्ब की यूज की जाती है। तो अगर दे रखा है हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं इफ़ यू हैड नॉट रीच्ड इन टाइम, ध्यान दीजिएगा। और हैड यू यहाँ पर इन्होंने इन्वर्जन के साथ बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हैड यू पार्ट ए में कोई एरर नहीं है। नॉट रीच्ड, हैड के साथ हमें पता है रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सही है। रीच्ड इन टाइम, अगर तुम समय पर ना पहुँचे होते, वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स, ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स, हम अपनी ज़िंदगियाँ खो दिए होते। इस टाइप से ना दी पास्ट का ये एक ना रिग्रेट वाली सिचुएशन होती है, जो जिसे आप पढ़ते हो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, तो ये वो होता है। हम लोग इसे पढ़ते हैं क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, यानी थर्ड में एरर है। वी विल हैव ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, वी वुड हैव, वुड लगाइएगा, WOULD, वुड हैव। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास्ट का ये ना पास्ट के अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। ये पास्ट के सब्जेंटिव मोड की वर्ब होती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर तुम समय पर ना पहुँचे होते, वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स, हम अपनी ज़िंदगियाँ खो दिए होते। वी वुड हैव लॉस्ट, वी विल हैव ना होकर क्या हो जाएगा, वी वुड हैव, पास्ट है तो पास्ट रखेंगे यहाँ पर, विल ना लगाकर यहाँ पर क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, WOULD, वुड। उम्मीद है सब कुछ आसान है, कोई टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ईडियम मीनिंग बतानी है। बैंग फॉर द बक, बैंग मीन्स होता है झटका मारना, धड़क मारना तेज़ी से। बैंग बैंग थ्योरी आई थी, बैंग बैंग उस टाइप से। तो बैंग फॉर द बक, बक मीन्स होता है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में बक को डॉलर कहा जाता था, $1 को बक कहा जाता था। मैं बोलूँ आई हैव अ फ्यू बक्स, मेरे पास कुछ डॉलर हैं, कुछ डॉलर्स हैं, तो आई हैव अ फ्यू बक्स, बक्स मीन्स तो डॉलर यानी मनी के लिए यूज किया जाता था। तो बैंग फॉर द बक मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू फॉर द मनी स्पेंट, वैल्यू फॉर द मनी स्पेंट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मोर वैल्यू फॉर मनी। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, मोर वैल्यू फॉर मनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। बेहद आसान तरीके सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस भी है। देखिए, द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम, ये सेंटेंस हमारा मेन क्लॉज है। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम, ये हमारा मेन क्लॉज है। इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मेन क्लॉज होती है, जब मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, तो वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखा है द टॉय ड्रमर। टॉय ड्रमर समझते हो ना, वो टॉय जो ड्रम बजाते हैं, यानी कि पहले क्या, अभी भी ऐसे टॉय आते हैं जो जिनमें चाबी भरो, या फिर अब तो सेल के द्वारा आ गए हैं, उन्हें बटन ऑन करो वो डम 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 बजाने लगते हैं, उसे बोलते हैं टॉय ड्रमर। तो द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। अब हमें जो पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो कभी भी फ्यूचर में नहीं बनाई जाती है, तो इस सेंटेंस में कभी भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, यानी इफ़ वाली क्लॉज कभी भी विल शैल के साथ नहीं बनाई जाती है। रीज़न बीइंग यही होता है कि कंडीशनल है और श्योरिटी नहीं आ सकती है।
अब जो इसकी मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो कभी भी आप फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, लेकिन इसकी जो मेन क्लॉज होती है वो फ्यूचर में भी बन सकती है और प्रेजेंट में भी बन सकती है। यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट में दे रखा है, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है प्लेइंग द ड्रम। प्लेइंग द ड्रम हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि जीरंट फॉर्म यहाँ पर हम नहीं लगा पाएंगे। ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, अगर आती है तो उसे जीरंट फॉर्म कहा जाएगा, लेकिन जीरंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में रखा है विल प्ले द ड्रम इफ़ यू विल प्रेस। हमने बताया ना इफ़ यू विल प्रेस कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज हम फ्यूचर में नहीं बना पाएंगे। ये सेंटेंस में एरर है, तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता। अदरवाइज ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता था। कब सही हो सकता था? जब इफ़ यू विल प्रेस ना होकर यहाँ पर होता इफ़ यू प्रेस, तब तो ये सेंटेंस सही हो सकता था। ऑप्शन नंबर 3 प्लेड द ड्रम्स इफ़ यू आर प्रेसिंग, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उधर पास्ट है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कभी भी फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, लेकिन जो हमारी मेन क्लॉज होगी हम उसे प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, दोनों में बना सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्रेजेंट में बनी है, बात सही है। द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नो सब्स्टिट्यूशन, यानी अगेन हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है। वाइल वॉशिंग योर हैंड्स, हाथ धोने के दौरान, रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड्स। ये वही ना ओमिक्रॉन की या कोविड की बात कर रहा है कि 20 सेकंड तक उन्हें रब करो, रगड़ो। टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम, अब हमें पता है ना ऑन प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट जो भी वर्ड आते हैं वो नाउन प्रोनाउन आते हैं ऑब्जेक्ट बनने के लिए। तो अब ऑन के बाद देम आया है, बिल्कुल सही है। क्या देखते हैं आगे कोई ऑप्शन में इंप्रूवमेंट है? बिल्कुल देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में तो नो सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है द माइक्रोब्स ऑन देयर, ऑन दे रखा है प्रपोजिशन, इसके बाद आना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट। देयर तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, क्योंकि देयर तो पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद कोई नाउन आता तब तो बात बन सकती थी, नहीं है, गलत हो जाएगा। 3rd नंबर कह रहा है द माइक्रोब्स ऑन दे, ऑन के साथ दे नहीं आएगा, क्योंकि ऑन के साथ दे हम नहीं लगाएंगे प्लूरल। यहाँ पर प्रोनाउन हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देना चाहिए था, सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव फॉर्म में नहीं देना चाहिए था। प्रपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं, जो वर्ड आते हैं, सॉरी। द माइक्रोब्स ऑन दोज भी नहीं होगा, क्योंकि दोज यहाँ पर आप कैसे यूज कर रहे हो? दोज या तो आप यूज करो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर किसी तरीके से नहीं यूज किया जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी सेंटेंस पूरी अपने आप में पूरी तरह से सही है। नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड ओवर हेयर, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए मैंने कितना आसानी तरीके से ऑप्शन के माध्यम से सेंटेंस को क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 सेंटेंस कह रहा है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है ट्रायलॉजी। क्या मीनिंग हो जाए इसकी? ट्रायलॉजी आपने सुन रखा होगा, ट्रायलॉजी। ट्रायलॉजी बोलते हैं ना, 3 नॉवेल्स, 3 नॉवेल्स हों, प्लेज हों, इनके ग्रुप क्या बोलते हैं? ट्रायलॉजी बोलते हैं, पढ़ रखा है। 1 वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिवेट क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 में जो लिखा है ट्रिवेट, इसका मतलब क्या होता है? ये ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड शेप्ड स्टैंड होता है ना, 3 पाद जिसमें होते हैं। जैसे पहले आते थे स्टूल भी आता था 3 स्टैंड का, उसे बोलते हैं ट्रिवेट। तो ट्रिवेट यानी ट्राइपॉड शेप स्टैंड होता है, उसे बोलते हैं ट्रिवेट। सो ऑप्शन नंबर ट्रिपलेट क्या है? यानी ऑप्शन नंबर जो 3rd में दे रखा है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब कि एक माँ से 3 बच्चे पैदा हुए, उसे बोलते हैं उनमें से एक। ट्रिपलेट मतलब उनमें से एक। कैसे बोलेंगे? 1 ऑफ 3 चिल्ड्रन दैट आर बोर्न टू 1 मदर, एक माँ से 3 बच्चे पैदा हुए, उसे बोलते हैं ट्रिपलेट या ट्रिपलेट्स। अगर ट्रिपलेट तीनों को बोलोगे तो ट्रिपलेट्स बोलोगे, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रिपलेट यानी कि 1 ऑफ 3 चिल्ड्रन दैट आर बोर्न टू 1 मदर, एक माँ से पैदा हुए 3 बच्चे, उसे ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रायम्बर मतलब क्या होता है? ट्रायम्बर मतलब तिकड़ी, बोलते नहीं इसकी तिकड़ी इनके साथ बड़ी अच्छी है। तिकड़ी यानी 3 लोगों की, तिकड़ी मतलब 3 लोगों की, 3 लोगों का ऐसा समूह, ऐसा उनके अंदर रैपो, उनके बीच ऐसा रैपो जो बहुत ही कॉमन हो, उसे बोलते हैं ट्रायम्बर, तिकड़ी। अ ग्रुप ऑफ 3 मेन होल्डिंग पावर, है ना, सेम पावर जैसे होल्ड कर रहे हो, उसे बोलते हैं तिकड़ी। अ बॉडी ऑफ ट्रायम्बर्स बोलते हैं, अ बॉडी ऑफ ट्रायम्बर्स। समझ में आया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कह रहा है कि सिलेक्ट द नरेशन। नरेशन है हमारा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डायरेक्टर। डॉक्टर ने कहा। एवरीथिंग इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में बना दो इसे। डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट। ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही है, कुछ देखना ही नहीं है इसमें।
सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गोइंग टू बी आंसर राइट ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को फिल करना है। इंडिया इज़ फॉर्मली मूविंग अहेड टू। अब देखो अहेड टू व्हाट? 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रसिया। फ्रॉम रसिया यानी रसिया से। तो अब जाहिर सी बात रसिया से हम कुछ लेने जा रहे हैं, खरीद करने जा रहे हैं, बिल्कुल। अलॉन्ग विथ अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। तो कुछ खरीद करने जा रहे हैं। खरीद फरोख्त के लिए हमारे पास जो वर्ड होता है प्रोक्योर होता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब होता है इसी का नाउन बनता है प्रोक्योरमेंट, खरीद। और प्रोक्योर मतलब खरीद करना, ऑब्टेन करना, एक्वायर करना, बाय करना उसे बोलते हैं। तो प्रोक्योर हो जाएगा इसका आंसर। हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोक्योर। कुछ खास देखना ही नहीं है, बाकी वर्ड देख लेते हैं। अचीव का मतलब आपको पता ना, प्राप्त करना होता है अचीव। अगर इसके सिनोनिम की बात की जाए तो अचीव हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है? अकॉम्प्लिश का मतलब कोई एक्ट को कंप्लीट करना, अकॉम्प्लिश करना। अच्छा एक और मुझे वर्ड याद आ गया, अकॉम्प्लिश। एक ये वाला अकॉम्प्लिश जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ACCOMPLISH। इसका मतलब होता है किसी एक्ट को कंप्लीट करना, कोई काम पूरा करना, उसे बोलते हैं। एक और वर्ड होता है अकॉम्प्लिश। ये अकॉम्प्लिश है, वो अकॉम्प्लिश है, ध्यान दीजिएगा। ACCOMPLICE अकॉम्प्लिश। फिर से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसका मतलब होता है सहायक व्यक्ति, साथी। क्राइम में जो पार्टनर होते हैं उसे बोलते हैं अकॉम्प्लिश। ध्यान दीजिएगा, एडवांस की मीनिंग आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा जम्बल्ड का है, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है जो स्टैंड अलोन सेंटेंस हो, उसके पहले और उसके बाद में उसके पहले कोई बात ना की गई हो, उसके बाद में सारी बात हुई हो, तो उसे हमें फाइंड करना है। अब ऑप्शन हमारे पास हैं BA यानी बराबर, बी से स्टार्ट हो रहा है और ए से भी स्टार्ट हो रहा है। बी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, यानी कि हमने धुएं का स्मोक देखा। अब ध्यान दीजिएगा, विशा एक सेंटेंस है, यहीं से हमारा स्टेट बात कर रहा है, क्योंकि स्मोक की बात यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो इंट्रोड्यूस की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही होगा। अब बी सी को फॉलो करेगा। वी वंडर्ड, क्योंकि बी सी दोनों में है ना, बी को सी को फॉलो करेगा, इसलिए हमारे पास आसान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के माध्यम से। तो वी वंडर्ड, हमने सोचा इफ़ इट केम फ्रॉम अ चिमनी, क्या ये चिमनी से आ रहा है या फिर कोई बर्निंग हाउस या किसी जलते हुए घर से आ रहा है। हमें ये वंडर किया इस चीज़ को लेकर। फिर हमें क्या पता चला, व्हेन वी गॉट नियर, जब हम उसके पास गए। अब जाहिर सी बात है ए आएगा, तो BCAD। जब हम उसके पास गए हमने देखा, वी सॉ इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। अच्छा ये स्प्रिंग ना, गर्म स्प्रिंग से भाप निकल रही थी, और भी भाप कैसे निकल रही थी? कॉलम ऑफ स्मोक, यानी कि धुएं के स्तंभ के रूप में। तो ऐसे, तो VCAD यानी ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है डाउट तो नहीं होगा, इतना ज़्यादा क्लेरिफाई किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से फिल इन द ब्लैंक को हमें फिल करना है। वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड क्या बनाया? ये जो वर्क और डोमेस्टिक का क्या? ग्रेविटीज़, गुरुत्वाकर्षण, वेट, भार नहीं, फोर्सेस, बल नहीं, प्रेशर, हाँ प्रेशर, वर्क प्रेशर, डोमेस्टिक प्रेशर। ये जो प्रेशर्स हैं इन्होंने काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड बना दिया, चिड़चिड़ा बना दिया उसे। तो काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड क्या बनाया? जो वर्क प्रेशर है और जो डोमेस्टिक प्रेशर है ये। तो वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अगर हमारा पैराजम्बल का है, फिर से देख लेते हैं। देखिए पैराजम्बल के कुछ करने के तरीके हैं, जैसे मैंने बताया ऑप्शन नंबर ए। अब आपको पता है ना, ऑप्शन नंबर ए कभी सही हो ही नहीं सकता, यानी सेंटेंस ही हमारा ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न यही है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कभी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बट लगा है यहाँ पर। बट फॉर होता तो उसका मतलब हो जाता विदाउट, वो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बट है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ये सेंटेंस तो कभी स्टार्ट ही नहीं करेगा, तो इतना दिमाग ही नहीं लगाना है। कुछ क्लू होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। ध्यान दीजिएगा। अब हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं या तो डी से या फिर ए से या डी से, क्योंकि 2 बार डी से स्टार्ट हो रहा है, एक बार ए एक बार सी। ए से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, सी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यों नहीं कर पाएंगे। व्हेन द ईगल फ्लू अवे, यानी ईगल फ्लू अवे द बीटल फ्लू आफ्टर हिम।
यानी ये बात कहीं ना कहीं इससे पहले कुछ और हो चुका होगा, तभी तो यहाँ पर बात की गई। जब ईगल फ्लू अवे तो बीटल भी फ्लू हो गया उसके पीछे। यानी ए से भी हम नहीं स्टार्ट करेंगे, यानी सी से भी हम नहीं स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास बचा डी। डी से स्टार्ट करते हैं। अ हेयर बींग परस्यूड बाई एन ईगल, ईगल के द्वारा मनाया गया। टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूज टू द नेस्ट ऑफ बीटल, अच्छा बीटल के नेस्ट तक उसे ले जाया गया। होम ही बेग्ड टू सेव हिम, जिससे उसने आग्रह किया कि इसे बचा ले। अच्छा ये बात हो गई, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, एक स्टैंड अलोन सेंटेंस है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब ये फॉलो किसी को करेगा, बट द ईगल इन रैथ, लेकिन ईगल ने क्या किया, गुस्से में, गिव द बीटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग, मतलब गुस्से में बड़फड़ा दिया इस टाइप से। एंड स्ट्रेट अवे सीज्ड अपॉन द हेयर एंड डिवोर्ड हिम, बनाकर इस टाइप से सेंटेंस हो गया। अब हमारे पास डी के बाद बी ही आएगा, तो डी के बाद बी आ रहा है क्या, डी के बाद ए तो नहीं आ रहा है, तो डी के बाद बी आएगा। द बीटल देयर फोर इंटरसीडेड विद द ईगल। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कि हेयर को वहाँ पर ले गया गया, और इसके बाद वहाँ पर क्या कह रहा है कि बीटल देयर फोर इंटरसीडेड विथ, इंटरसीड का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो डी के बाद आएगा। समझिएगा क्यों, क्योंकि वहाँ पर फिर बीटल ने क्या किया, इंटरसीड किया। इंटरसीड मतलब मध्यस्थता किया, मध्यस्थता समझते हो ना, मीडिएट करना, इस टाइप से। आर्बिट्रेट वर्ड आपने सुन रखा होगा, उसका भी मतलब होता है मध्यस्थता करना, तो मीडिएट करना, आर्बिट्रेट करना। तो इंटरसीड किया, किसके बीच इंटरसीड किया, विद ईगल के बीच, है ना। बेगिंग ऑफ हिम नॉट टू किल द पुअर सप्लायंट, ये तो हमारे पास डी के बाद बी आएगा, डी के बाद बी आएगा, फिर अगेन ए आएगा। बट द ईगल, लेकिन ईगल ने क्या किया, गुस्से में उस चीज़ हो गया। फिर सी, व्हेन द ईगल फ्लू अवे द बीटल फ्लू आफ्टर हिम टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वॉज, हो जाएगा। यानी कि डी बी ए सी, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, डी बी ए सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ईगल समझते हो ना, ईगल क्या होता है, गिद्ध होता है। ईगल आई एक इडियम आती है, ईगल आई मतलब कि टू बी वेरी केयरफुल और टू हैव अ क्लोज वॉच ऑन समथिंग, उसे बोलते हैं ईगल आई। बीटल समझते हो ना, भौरा बोलते हैं। हेयर समझते हो ना, खरगोश जैसे बोलते हैं, रैबिट टाइप का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। अब एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में फाइंड करना। अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, ये तो मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, आप सभी उम्मीद है कर लेंगे आसानी से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ड्रोव। ड्रोव हो जाएगा। ड्रोव मतलब कि बड़ा ग्रुप एनिमल्स का, उसे बोलते हैं ड्रोव। अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जैसे कि कैटल का हो जाए या शीप का हो जाए, उसे बोलते हैं ड्रोव। तो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर मतलब कि अ नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स, क्लस्टर बोलते हैं ना, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, अ नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स दैट आर क्लोज टुगेदर। जैसे कि गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं, क्लस्टर मतलब गैलेक्सी, गैलेक्सी नो तारे, आकाश गंगाएं जिसे बोलते हो, क्लस्टर उनके लिए यूज किया जाता है। थ्रॉन्ग क्या होता है, थ्रॉन्ग मतलब कि अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, जो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, थ्रॉन्ग बोलते हैं उसे, थ्रॉन्ग, THRONG, थ्रॉन्ग है ना। तो अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड क्या होता है फिर, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वन प्लेस, एक प्लेस में, उसे बोलते हैं क्राउड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड करना है कि कोई किसी पार्ट में कोई एरर है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन क्राउडेड बस। अवॉइड के साथ ING फॉर्म आती है या फिर अवॉइड के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि अवॉइड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो या तो ये इसके बाद कोई नाउन दो, नाउन नहीं है तो ये अगर वर्ब आई है तो ING फॉर्म में आएगी। क्यों ING फॉर्म में आएगी या वर्ब, क्यों, क्योंकि वो जीरंड बन जाती है। जीरंड जो है हमारे ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, क्योंकि जीरंड जो होते हैं वो नाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन प्रोनाउन ही तो करते हैं ना। तो अवॉइड के साथ ING फॉर्म इसीलिए लगाते हैं, याद रखिएगा। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग, आपको अवॉइड करना चाहिए राइडिंग करने से। किस चीज़ का राइडिंग करने से, कहाँ पर राइडिंग करने से, इन अ क्राउडेड बस, क्राउडेड बस में, ध्यान दीजिएगा। अ ट्रेवलिंग और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो, मेट्रो में ट्रेवलिंग करने में, ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग रश आर, रश आर मतलब कि एक ऐसा दिन का ऐसा समय जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, एक ऐसा टाइम जिस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उसे बोलते हैं रश आर। तो यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो। देखो जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैं सेंटेंस के हिस्से भी बता रहा हूँ कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, पार्ट ए में कोई एरर नहीं है, पार्ट बी में कोई एरर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने रीज़न बता दिया है अवॉइड के साथ ING क्यों लगाते हैं या अवॉइड के साथ ऑब्जेक्ट क्यों देते हैं। अवॉइड टू राइड नहीं कर पाएंगे, रीज़न यही है, मैंने बता दिया। ड्यूरिंग रश आर बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग रश आर मतलब कि उस दौरान वो टाइम, समय का वो टाइम जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उसे बोलते हैं रश आर। तो ड्यूरिंग रश आर।
एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट, जैसे कि दोनों के दोनों जो बहुत ही क्वाइट अनप्लेजेंट है। क्वाइट आपको समझ में आ रहा है ना, ये क्वाइट वाला क्वाइट, ये क्वाइट शांत वाला है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए क्वाइट मतलब कि कंप्लीट वाला क्वाइट। तो क्वाइट की स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही माइनर एरर है, अच्छी एरर है, लेकिन इसे हम कहेंगे क्वाइट एरर, क्योंकि पढ़ने में अगर आप फ्लो पढ़ रहे हैं तो पढ़ जाएंगे, कोई एरर ही नहीं है, लेकिन क्वाइट में एरर है। ये यहाँ पर जो क्वाइट की मीनिंग हो जाएगी QUITE वाला क्वाइट हो जाएगा, यानी ई को टी के बाद रखना पड़ेगा तब ये सही हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। तो क्वाइट की मीनिंग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वाइट दे रखा है इसका मतलब होता है शांत, तो शांत नहीं चाहिए यहाँ पर, हमें क्वाइट का कंप्लीट का मीनिंग चाहिए, जो कंप्लीट मीनिंग दे, यानी कि टू अ सर्टेन डिग्री कंप्लीटली जैसे मीनिंग दे। तो क्वाइट कंप्लीट के सेंस में जो क्वाइट की मीनिंग होती है QUITE होता है, याद रखिएगा, QUITE। देखो कितनी माइनर सी एरर आई है, लेकिन बहुत अच्छी एरर है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें कौन बताना है कि ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा इनकरेक्टली किया गया उनको बताना है। एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, एक्सटर्मिनेट सही से स्पेल्ड किया गया है, इसका मीनिंग होता है अर्थ मिटाना, किसी की वजूद को मिटा देना। टू किल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, उसे बोलते हैं एक्सटर्मिनेट करना। अच्छा, इसके लिए एक वन वर्ड आता है, कोई बताएगा? टू किल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल, इसे बोलते हैं मैस्कर। आपने वर्ड सुना होगा मैस्कर, MASSACRE, मैस्कर उसे बोलते हैं। बहुत ज़्यादा असंख्य लोगों को मार देना, एनिमल्स को मार देना, उसे मैस्कर बोलते हैं, नरसंहार जैसे बोलते हो, मैस्कर, MASSACRE, मैस्कर। सो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, गलत मतलब रॉन्गली स्पेल्ड किया गया है, क्योंकि वायलेंस का स्पेलिंग जो होती है VI होता है, VOI नहीं, VIOLENCE, ध्यान दीजिएगा, वायलेंस। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, VIO हो जाएगा। जैसे वायलेशन हो जाए, वायलेट हो जाए, ये सारे के सारे ऐसे स्पेलिंग होती है, VIOLATION वायलेशन, VIOLATE वायलेट। सो वैसे ही वायलेंस हो जाएगा, VIOLENCE वायलेंस। विल्डरनेस समझते हो ना इसे, विल्डरनेस होता है जंगल, बंजर जो भूमि होती है उसे बोलते हैं जंगल टाइप का। अनमैनेजेबल बिल्कुल सही से स्पेल्ड किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में हमें 4 मतलब ऑप्शन दे रखे होते हैं, उनको फिल करना होता है। देखते हैं, पढ़ते हैं। व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान, भूटान से हर एक टूरिस्ट को क्या लाना चाहिए, कुछ लाना चाहिए। इज़ प्योर हनी मतलब शुद्ध मिल्क, शुद्ध हनी, सॉरी हनी मतलब शहद, शुद्ध शहद। स्पेशली पुटका, यानी एक नाम उसका दिया गया है पुटका, एक ऐसे शहद का नाम दिया गया है पुटका, यानी उस पुटके शहद के बारे में बात की जा रही है, जैसे हर एक टूरिस्ट को भूटान से लाना चाहिए, ये बात की जा रही है। एंटीबायोटिक होता है हनी, प्रोड्यूस्ड, अब प्रोड्यूस्ड बाई, जाहिर सी बात है बाई लगेगा, प्रोड्यूस्ड बाई बीज, हमें पता है ना हनी जो है प्रोड्यूस किया जाता है बीज के बारे में। अब यहाँ पर नाम दे रखा है मेलिपोना, मेलिपोना वो बीज है, स्टिंगलेस बीज है, यानी इसमें इसके डंक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी बीज है जिसके डंक नहीं होता है, बहुत ही छोटी बीज है, लिखा आगे है, तो मेलिपोना बीज, तो प्रोड्यूस्ड बाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बेहद आसान है, कुछ लिखना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है इसमें। तो मेलिपोना बीज, स्टिंगलेस बीज, अ ब्रीड फाउंड इन द प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी एक ऐसी प्रजाति जो प्रोटेक्टेड एरियाज में पाई जाती है। डैश 700 to 1500 मीटर्स अबव सी लेवल, यानी 700 से 1500 लेवल मीटर्स सी लेवल के ऊपर पाई जाती है, ये बात की जा रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं क्या हो जाएगा, 22 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 में प्रोटेक्टेड एरियाज आफ्टर तो नहीं होगा, बिटवीन लगेगा, बिटवीन 700 to 1500 मीटर्स, बिल्कुल बिटवीन सही हो जाएगा। लेकिन बिटवीन के साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखना, बिटवीन के साथ हम कंजंक्शन यहाँ पर एंड लगाते हैं, बिटवीन एंड होता है, यहाँ पर टू लगा रखा है, थोड़ा सा गलत जाएगा यहाँ पर, लेकिन और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, ठीक। तो बिटवीन टू तो नहीं लगता है, बिटवीन एंड लगता है, याद रखिएगा। बिटवीन 700 and 1500 मीटर्स, ध्यान दीजिएगा, तब तो सही हो सकता था, या फिर फ्रॉम 700 to 1500 मीटर्स, तब सही हो सकता था। बिटवीन यहाँ पर नहीं कोई ऑप्शन है, तो बिटवीन के साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। एमंग क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि एमंग मीन्स होता है सराउंडेड बाय समथिंग या इन द मिडल ऑफ समथिंग, से घिरा होना बोलते हैं। या फिर अगर आप नंबर के लिए यूज करें तो 2 के लिए हम बिटवीन लगाते हैं, 2 से अधिक के लिए एमंग लगाते हैं, एमंग्स लगाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इन जनरल अगर एमंग की बात करें तो एमंग का मतलब होता है सराउंडेड बाई या इन द मिडल ऑफ। जैसे मैं बोलूँ एक सेंटेंस में फ्रेम करूँ, आई ऑफन फील नर्वस, आई ऑफन फील नर्वस व्हेन आई एम
among strangers. I often feel nervous when I am among strangers. जब हम strangers के बीच में होते हैं तो अक्सर हम नर्वस फील करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं among, वहाँ पर लगा दिया के बीच में, सराउंडेड बाय यानी के से घिरा होना, तो among लगा गए। अदरवाइज़ हम न्यूमरल के लिए मैंने बता दिया 2 से अधिक के लिए हम among का यूज करेंगे और 2 के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन के साथ एंड आता है, बात याद रखिएगा। यहाँ पर 2 लग रखा है, गलत है। और जैसे आपने आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बताइए अजनबियों से डर लगना उसे क्या बोलते हैं? जीनोफोबिया। आपने वर्ड सुन रखा होगा, जीनोफोबिया। मिड्स का मतलब क्या होता है? फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है, मिड्स बेसिकली यूज किया जाता है, ये भी मतलब है कि मिडिल में, द मिडिल ऑफ समथिंग, लेकिन ये बेसिकली टाइम के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे कोई मीटिंग चल रही हो, उस मीटिंग के बीच के दौरान, ध्यान दीजिएगा, या फिर कोई चीज़ हो, सेंटर में बात की जा रही हो, सेंट्रल पॉइंट की बात की जा रही हो, वहाँ पर हम करेंगे मिड्स का यूज़। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। 23 में जो फिल इन द ब्लैंक करना है वो करना है कि ड्यू। अब देखो ड्यू के बाद हमें पता है ना ड्यू टू आता है, तो ड्यू टू तो बेहद आसान है, ये तो उसमें कुछ देखना नहीं है। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, देयर मतलब ये बीज की बात कर रहा है। कौन सी बीज? मेलिपोना बीज के बारे में बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। देयर यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, ध्यान रखेंगे। देयर स्मॉल साइज, दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिशंस डैश रेगुलर हनी बेज। अब देखो लार्जर यानी कंपैरेटिव डिग्री दे रखा है, तो इसके बाद हमें पता है ना आगे कौन सा दैन आना चाहिए, बिल्कुल दैन आना चाहिए, आप सभी को पता है। लार्जर दैन यानी तो लार्जर न्यूट्रिशंस दैन रेगुलर हनी बीज, छोटी साइज होने के कारण वो ज़्यादा न्यूट्रिशन ला सकते हैं रेगुलर हनी बीज की अपेक्षा, ये बात कर रहा है, तो लार्जर दैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इट हैज़ अ टैंजी सॉर, टैंजी मतलब ना खट्टा, सॉर मीन्स खट्टा, टेस्ट एंड कैन डैश योर सोर थ्रॉट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। 1 मिनट के अंदर ही आपका जो थ्रॉट है उसे क्या कर सकता है, कुछ तो कर सकता है, देखते हैं क्या कर सकता है, अपीज़ कर सकता है। अपीज़ का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अपीज़ का मतलब आपसे बताइए, अपीज़ का मतलब क्या होता है? अपीज़ का मतलब होता है टू मेक समबडी कामर, यानी किसी को शांत करना, कंसिलिएट करना। कंसिलिएट वर्ड आपने सुना है ना, कंसिलिएट करना, उसे अपीज़ बोल देंगे। पैसिफाई करना भी मतलब होता है शांत करना, इन सारे को मतलब शांति करना होता है। काम का मतलब भी होता है शांत करना। सूद का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। सूद हमें कोई चीज़ तब करती है, कोई चीज़ सूदिंग होती है, जैसे मैं बोलूँ ना, आप गर्मियों में बाहर जाइए, एकदम सुबह सुबह निकलिए और जो हवा जो मिलती है वो सूदिंग एयर होती है, क्योंकि हमें अंदर जो हमारे अंदर जो थोड़ा सा पेन है गर्मी को लेकर, या गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, उससे कुछ राहत मिल रही है, उसे बोलते हैं सूद। तो यहाँ पर सूद वर्ड बेटर है, ध्यान दीजिएगा। सूद जो होता है ना, सूद फीलिंग लेस पेनफुल जैसे बोलते हैं, उसे सूद बोलते हैं, सूदिंग एयर इस टाइप से, तो उसे बोलते हैं सूद। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, सूद। पैसिफाई मतलब शांत करना, किसी नाराज़ व्यक्ति को पैसिफाई करना, परेशान व्यक्ति को पैसिफाई करना, उसे शांत करना। अपीज मीन्स होता है, ध्यान दीजिएगा, शांत करना, कैंसिलिएट करना वो भी होता है। काम का मतलब भी होता है शांत करना। एक वर्ड मेरे दिमाग में आया है, SOOTH, आई रिपीट SOOTH। सूथ का मतलब क्या होता है? सूथ का मतलब होता है ट्रुथ, हकीकत, जैसे बोलते हैं ना, व्हाट इज़ ट्रूथ बिहाइंड दिस एक्ट, इस एक्ट के पीछे ट्रूथ क्या था, सच क्या था, ट्रुथ क्या था, उसे बोलते हैं सूथ। फिर से मैं बोल देता हूँ स्पेलिंग, SOOTH, ट्रूथ, वो ट्रुथ होता है। और सूद मतलब कोई चीज़ शांत करना, लेस पेनफुल होना, उसे बोलते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। हमने एक सेट पूरा सॉल्व कर लिया है 2020 का। अगला जो हम सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप क्या करना है, आप वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ बताना है हमें तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लिंक प्रोवाइड करा देंगे हम कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय दोस्तों।